10th बोर्ड के लिए रिवीजन का सीरीज स्टार्ट हुआ, जिसमें हम पहला चैप्टर का रिवीजन करेंगे जो रासायनिक समीकरण है। इसका हम फुल रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। यह वीडियो इस चैप्टर के लिए रामबाण साबित होगी। एग्जाम के पहले देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बचकर नहीं जाएगा, इस चैप्टर से आएगा तो, और 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही है। पहले लिखे इसमें सीखेंगे अभिक्रिया लिखना कैसे जाता है, अभिकारक उत्पाद क्या होता है, अभिक्रिया कौन कौन प्रकार होता है, संयोजन, वियोजन, व्यवस्थापन, द्विव्यवस्थान, अवक्षेपण, संतुलित कैसे हुए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, उसके बचाव कैसे किया जाता है, विकृति अंतिता क्या होता है, अंत में लिखेंगे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि समीकरण अभिक्रिया बनाई कैसे जाती है, अभिक्रिया लिखी कैसे जाती है, अभिक्रिया बनाई कैसे जाती है, लिखी कैसे जाती है। अभिक्रिया बनाने या लिखने के लिए सबसे पहले आना चाहिए कुछ वैलेंसी, जिसे +1 का वैलेंसी है, हाइड्रोजन के पास है, सोडियम के पास है, पोटेशियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम +1 वैलेंसी है। नाम लिखिए, अगर किन्हों हाइड्रोजन बोल रहे हैं H, N, सोडियम, के, पोटेशियम। +2 वैलेंसी किनके पास है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बेरियम, ये सब +2 वैलेंसी। +3 वैलेंसी किसके पास होता है, एल्युमिनियम के पास +3। -1 वैलेंसी OH, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, H जिसमें लगा रहे HSO4, इसको बाई सल्फेट, SO4 को सल्फेट बोलते हैं, H लगता है तो बाई, PO4 को बोलते हैं फॉस्फेट, बाई H लग जाता है तो बाई, CO3 कार्बोनेट H लग जाता है तो बाई कार्बोनेट। तो बाई कार्बोनेट जिसमें बाई लगा है -1 है, -2 किसका है, तो कार्बोनेट है, SO4 सल्फेट है, ऑक्साइड है, और क्या है Cr2O7 क्रोमेट, कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड, क्रोमेट, और -3 क्या होता है, फॉस्फेट का होता है। तो ध्यान रखें, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन है। +1 का हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है। 2 का कौन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बेरियम, और 3 का क्या है, एल्युमिनियम। तीनों एक बार रिवीजन करते हैं, देखिए याद हुआ कि नहीं, ये देख लेते हैं। +1 का ध्यान रखिए क्या था, +1 का में कौन कौन था, हाइड्रोजन था, +1 में कौन कौन था, हाइड्रोजन था, सोडियम था, पोटेशियम था। +2 में क्या था, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, जिंक था, बेरियम था, और +3 में कौन था, एल्युमिनियम था। देखिए माइनस वाला करते हैं, -1 और हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब हाइड्रोक्साइड, जिसमें H लगा हुआ है, HSO4, HPO3, HCO3, ये सब लगा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको -1 वैलेंसी, -2 कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड, क्रोमेट, -3 वाला फॉस्फेट। एक बार इसका भी रिवीजन करते हैं। आप भी कोशिश कीजिए, धीरे धीरे जैसे कह रहे हैं वैसे याद होगा, बार बार लिखना साथ होता है। क्या होता है देखिए, +1 में -1 में कौन कौन था, तो -1 में हाइड्रोक्साइड था, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और H बोला था HSO4, HCO3, बाई सल्फेट, बाई कार्बोनेट और बाई फॉस्फेट। नाम लिख लीजिए, और बाई फॉस्फेट अपने से। ये -2 में तो क्या था, -2 में कार्बोनेट था, सल्फेट था, ऑक्साइड, को ऑक्साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेट, Cr2O7 क्रोमेट था। उसके बाद -3 में क्या था, PO4। अब इक्वेशन लिखना सीखते हैं, देखिए समझते हैं। इसको लिख लीजिए एक बार अच्छा से कॉपी में, उसके बाद देखते रहेंगे, देखते चलेंगे। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है एल्युमिनियम, पहला इक्वेशन जो है कि कैल्शियम और जिंक को जोड़े तो क्या बनेगा, तो याद रखिएगा O2, ऑक्सीजन जो होता है, गैस जो होता है O2 के फॉर्म में होता है, मैक्सिमम गैस। ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जोड़े तो Ca लिख देंगे, और इसका O लिख देंगे, एक दूसरे भी कोई मतलब नहीं है। क्या कैल्शियम का कितना है, कैल्शियम का 2 होता है, और इसका कितना होता है, कैल्शियम का 2, ऑक्सीजन का भी कितना होता है, 2 होता है। कटेगा तो काट दीजिएगा, तिरछा गुना करिए, इसको यहाँ जाता है, इसका यहाँ जाता है, तो 1 गुना करें तो Ca वो ही हो गया,
उसके बाद बैलेंसिंग करना है। ऑक्सीजन यहाँ देखिए, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 है, यहाँ ऑक्सीजन इस बगल कितना 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो आगे लगाना है, पाछे नहीं लगाना है। ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन कैल्शियम भी 2 हो गया, यहाँ कैल्शियम 2 लगा दिए। एक और देखिए, मान लीजिए जिंक है, जिंक में ऑक्सीजन जोड़ें तो हुआ ZnO बना। यहाँ 2 है, इसका जिंक का भी 2 होता है, देखिए ऊपर जाके ऑक्साइड का भी 2 होता है, कट जाएगा तो Zn एक गुना किए तो ये ZnO ही रह गया। तो ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 दे दिए, यहाँ तो ऑक्सीजन 2 बनाए लेकिन जिंक भी 2 हो गए। एक और देखते हैं, मान लीजिए एल्युमिनियम का साथ ऑक्सीजन जोड़ दिए तो बोले एल्युमिनियम क्या ऑक्साइड बनेगा, AlO बनेगा, लेकिन Al का कितना होता है 3, इसका कितना होता है 2। अब तो कटेगा नहीं तो गुना Al2, यहाँ E वाला यहाँ जाएगा, E वाला यहाँ जाएगा, तो Al पर कितना जाएगा 2, O पर कितना जाएगा 3। अब सोचिए ऑक्सीजन यहाँ कितना होगा 3, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, बराबर करना है तो 6 2 3 किलो खत्म कितना होता है 6 के लिए यहाँ 3 बैठाना पड़ेगा, यहाँ कितना बैठाना पड़ेगा 2 बैठाना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो 6 हो गई, यहाँ ऑक्सीजन, एल्युमिनियम कितना 2 दूना कितना हुआ 4, और एल्युमिनियम 4 यहाँ बैठाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए NaSO4 इक्वेशन बनाना है तो NaSO4 लिख देना है, NaSO4, लेकिन इसका Na का 1 होता है, SO4 का 2 होता है, कटेगा नहीं तो Na2 जाएगा, SO4 ये इक्वेशन हो गई। लेकिन बैलेंस SO4 तो है ये, Na2 है तो 2 ये रख देंगे तो बैलेंस हो गया। एक आधा इक्वेशन और देखते हैं, मान लीजिए देखते हैं Mg और प्लस Cl2, MgCl देखते हैं, MgCl इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, तो Mg यहाँ Cl2 यहाँ चल जाएगा डायरेक्ट, Cl2 SO4 एक S और सल्फर, ये सल्फर ऑक्सीजन दोनों था इसलिए SO4 साथ ही आता है। Cl2 क्लोरीन है, Cl लिखेंगे, जैसे ऑक्सीजन O2 गैस में आता था, लेकिन यहाँ देखे थे ऑक्सीजन नहीं, देखिए यहाँ ये वाला ऑक्सीजन लिखा था, तो ऐसा ही MgCl2। देखिए बैलेंस तो है ये। एक और देख लीजिए, मान लीजिए एल्युमिनियम के साथ कौन सी जोड़े, एल्युमिनियम के साथ जोड़े सल्फेट SO4, तो क्या होगा एल्युमिनियम Al SO4 लिख दिए, इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, तो Al के साथ 2 हो गया। अब 3 लिखेंगे तो दिक्कत होगा, तो दोनों पर 3 आएगा, इस पर पूरे पर 3, तो ऐसा करके 3 लिखना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मान लीजिए जिंक के साथ फॉस्फेट आ गया, PO4 आ गया, तो जिंक लिखेंगे और PO4 लिखेंगे। फॉस्फेट जिंक का 2 होता है, PO4 का 3 होता है, जिंक इस पर आएगा और इस पर 2, PO4 2 है, तो इस पर मान लीजिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम HSO4 करना, तो कैल्शियम CaHSO4 लिखते हैं। कैल्शियम का 2 होता है, इसका 1 होता है, तो 1 तो गुना किए नहीं लिखेंगे, लेकिन SO4 लिखना है, तो 2 या 2 से देख रहे हैं, तो ऐसा समझिए। आगे समझते हैं कि आगे समीकरण लिखने के लिए आपको अभिक्रियाशीलता पता होनी चाहिए। अभिक्रियाशीलता क्या होती है, अभिक्रियाशीलता आध कीजिए, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, उसको अभिक्रियाशीलता कहते हैं। जैसे मान लीजिए पहला है के बाद Na याद कीजिए, बस Na पहला है, उसके बाद Ca, उसके बाद Mg, उसके बाद Al। देखिए Na याद कीजिए, CaMgAl एक साथ याद कीजिए, Na CaMgAl, उसके बाद क्या है जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर, जिंक आयरन कॉपर एक साथ याद कीजिए। क्या क्या याद किए देखिए, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम तो आधा हो जाएगा एक साथ, पोटेशियम सोडियम ऊपर था, ये आगे क्या है कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद जो आता है 12 नंबर 13 नंबर क्या होता है जिंक, के भी याद हो जाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, जिंक के बाद आयरन है, जिंक के बाद आयरन है, आयरन के बाद कौन है कॉपर है। देखिए क्या क्या देखे थे, कहे थे पहले पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, पोटेशियम सोडियम, उसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम 12 है, उसके बाद 13 कौन सी एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद जिंक है, लोहा है, और बाद कौन सी है लोहा के बाद कॉपर है, उसके बाद
चांदी सोना प्लेटिनम, अंतिम सबसे चांदी सोना प्लेटिनम में तो आता है चांदी सोना प्लेटिनम। ये सब ज़्यादा रिएक्टिव है ऊपर वाला, के एन ए सब ज़्यादा रिएक्टिव है, ये सब कम रिएक्टिव है। तो ये इक्वेशन जब लिखते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, एम जी प्लस, मान लीजिए एम जी प्लस कहला है ZnSO4। इक्वेशन कैसे लिखाता है, ई प्लस है, ई प्लस है, ई माइनस है, हरदम मेटल पहला प्लस होता है, ई प्लस के साथ ई माइनस आएगा, इसे में तो लिखाएगा नहीं, तो क्या लिखाएगा इक्वेशन में, इस ई प्लस के साथ एम जी जो प्लस है एम जी के साथ SO4 जाएगा, SO4 इसका माइनस जाएगा, अब अलग होगा Zn। लेकिन कब होगा ये देखना है, जे अकेले है, यहाँ अकेले कौन है, एम जी अकेले, एम जी अकेले है, तो ये एम जी होना चाहिए अधिक अभिक्रियाशीलता होना चाहिए Zn से। देखिए एम जी Zn के ऊपर है तो होगा, एम जी Zn के ऊपर है, यहाँ Zn यहाँ है तो एम जी ऊपर है, अगर मतलब ये समीकरण होगा। मान लीजिए इसी समीकरण को ऐसा कहें कि Zn प्लस एम जी SO4 रहे, एम जी SO4 तो क्या करेंगे, ए प्लस है ए माइनस है, ए प्लस है ए प्लस है ए माइनस है, तो अकेले वाला देखिए ज़्यादा क्रियाशीलता है कि नहीं, तो अकेले वाला Zn है, Zn नीचे है एम जी का, तो इसका मतलब ये समीकरण नहीं आगे बढ़ेगा। मान लीजिए कहें कि एल्युमिनियम प्लस AmGCl2, सोचिए एल्युमिनियम जो है ज़्यादा क्रियाशील है कि कम क्रियाशीलता है, तो नीचे है तो ये लिखा कम क्रियाशीलता है, ऊपर रहेगा तो इक्वेशन होगा, ना तो नहीं होगा, एक इक्वेशन नहीं होगा। एक देते हैं, मान लीजिए यहाँ Mg प्लस AlCl3 रहे, AlCl3 Mg प्लस AlCl3 लिखल रहे, समझिए क्या होगा, एम जी के साथ Cl आएगा, एम जी के साथ Cl, क्यों, ये प्लस है ये प्लस है ये माइनस है, तो एम जी के साथ Cl आएगा, और इसका 2 होता है इसका 1 होता है, देखते रहना है, तो 2 इधर 2 किए तो 1 गुना एम जी Cl2, और यहाँ भी 2 किए तो कट गया था, ध्यान नहीं दे रहा था, इसका भी 2 होता है इसका भी 2। उसके बाद इसमें क्या MgCl2 हो गया, और निकलेगा क्या, एल्युमिनियम निकलेगा, बैलेंस कर दीजिए, Cl2 है, यहाँ Cl3 है, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ 3 लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, Mg कितना हो गया, 3 हो गया, Al कितना हो गया, 2 हो गया, Al 2 है लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ, तो यहाँ Al कितना दिए, 2 दिए, ये इक्वेशन हो गया है। सब इक्वेशन को अपने से एक बार लिख के अपने से कीजिए। अगला जो इक्वेशन है समझिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या है बनेगा, ई प्लस ई माइनस ई प्लस ई माइनस, तो इसका प्लस इसका माइनस के साथ, Na इसके साथ जाएगा Cl के साथ, और Ba किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ, Ba क्योंकि प्लस वाला पहले SO4 माइनस वाला बाद में, तो NaSO4 इसका भी एक इसका भी एक कट जाएगा, कोई दिक्कत, इसका भी 2 इसका भी 2 कट जाएगा, Na2 है यहाँ Na1 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, Na2 Cl भी 2 हो गए, बैलेंस इक्वेशन हमारा हो गया। अगला देखते हैं, मान लीजिए ये Cl प्लस NaOH ये प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस, प्लस वाला के साथ माइनस वाला, H के साथ कौन जाएगा, AH के साथ AOH जाएगा, OH और प्लस ए प्लस के साथ ए माइनस जाएगा, यानी क्या होगा Cl। HOH को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HOH H 2 है तो H2O प्लस Na। आगे बढ़ते हैं, लगभग इक्वेशन लिखा गया, जेका क्वेश्चन और कर देते हैं, HCl प्लस Mg क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है, तो Mg के साथ Cl आएगा, और Mg के साथ Cl आएगा, यहाँ 2 यहाँ कितना 1, MgCl2 हो जाएगा, कट जाएगा, और प्लस कार्बन H2 गैस निकलता है, H2 कैसे बैलेंस होगा, Cl2 है तो Cl है, 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। अब दूसरा है अभिकारक और उत्पाद समझने की बारी आ गई। अभिकारक उत्पाद, अभिकारक एक होता है, एक उत्पाद एक होते हैं, फल होता है, तथा इसको कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल, समझ लेते हैं। उत्पाद का मतलब, अभिकारक का मतलब
अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे इस बगल का जितना भी पदार्थ है वो क्या है, अभिकारक है। इस बगल का जितना भी पदार्थ है वो क्या है, अभिकारक है। जैसे HCl है, Mg अभिकारक है। अभिक्रिया के स्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद। तो ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। देखते हैं परिभाषा क्या होगी। क्या कहें, अभिकारक का मतलब क्या होगा, अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद या प्रतिफल किसको कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद या प्रतिफल कहलाते हैं, उत्पाद या प्रतिफल कहलाते हैं, प्रतिफल कहलाते हैं। अगला देखते हैं। इसके बाद है अभिक्रिया के प्रकार को देखना, अभिक्रिया के प्रकार को देखना। देखिए अभिक्रिया के प्रकार पहले समझ लेते हैं अभिक्रिया कौन कौन प्रकार होता है। पहला लिखना तो प्लस, ये प्लस बी मिल के अगर मान लीजिए ए भी बना दिया, दोनों जुट गया, तो इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। जब दो इस बगल को अभिकारक बोलते हैं, जब जो छोटे अभिकारक मिलकर एक बड़े उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको कौन सी कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अगर इसके उल्टा हो जाए, उल्टा की मान लीजिए ए भी रहे, ए प्लस बी में टूट जाए, तो इसको कहते हैं वियोजन या विखंडन अभिक्रिया, वियोजन या विखंडन अभिक्रिया, अभिक्रिया। अगला क्या है, मान लीजिए ए भी था और सी था, ए प्लस रहेगा माइनस, ए क्या रहेगा प्लस, तो सी वाला अगर सी जो है प्लस उसके साथ माइनस आएगा, सी भी और प्लस ये हो जाए, माने इसका प्लस इसका माइनस के साथ चल जाए। अभी अकेले बेचारा हो जाए, जो अकेला था उसको साथी मिल गया, जो साथी था उसको अकेले। इसको कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ए बी प्लस बी सी रहे, सोचिए ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस होगा कि प्लस के साथ माइनस आएगा, ए बी के साथ बी सी में, ए बी के साथ सी डी रहे। सी डी रहे, ए प्लस है माइनस, प्लस के साथ कौन है, ए प्लस है डी माइनस, ए डी प्लस, ये प्लस सी है और बाद में डी है। ऐसा हो जाए तो कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं द्वि विस्थापन परिभाषा में क्या बोले, संयोजन अभिक्रिया। पहला संयोजन अभिक्रिया, एक बार परिभाषा पूरा अच्छा समझ लेते हैं, लिख लेंगे तुरंत। क्या है, जब दो छोटे अभिकारक मिलकर बड़े उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक बड़े अभिकारक दो छोटे उत्पाद में टूट जाते हैं तो इसको वियोजन या विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। जब अधिक अभिक्रियाशील, ए जो था अधिक अभिक्रियाशील अकेले रहता, जब अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को स्थान ले लेता है, विस्थापित कर देता है, उसको कौन सी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
और जब आयन एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं, पहले इसका जो था इसके पास चल गया, इसका दोस्ती इसके पास हो गया, तो उसको कहते हैं द्वितीय विस्थापन होते हैं। देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो छोटे अभिकारक मिलकर एक बड़े उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक बड़े उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए Mg है, साथ O2 जोड़ा, कैसे बोले Mg O करना, इसका 2 होता है, इसका 2 होता है, कट गया, इसका ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 लगाइए, Mg भी 2 हो गया तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यह हो गया संयोजन अभिक्रिया। अगला समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसमें क्या उल्टा कर देंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बड़े अभिकारक एक बड़े अभिकारक टूटकर दो या अधिक छोटे अभिकारक का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उल्टा कर दीजिए, MgO है, टूटेगा क्या, Mg है O प्लस O2 में, तो O2 है ऑक्सीजन का 2 अणु, यहाँ ऑक्सीजन का 2 अणु, Mg भी 2 हो जाएगा, यहाँ हो गया 2। आगे बढ़ते हैं, उसको कहते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन। प्रतिस्थापन या विस्थापन या एकल विस्थापन, इसको बोलते हैं एकल विस्थापन, एकल प्रतिस्थापन, ऐसा करके कुछ नाम देते हैं। क्या हो इसमें, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व वाले का स्थान ले लेते हैं, कम अभिक्रियाशील तत्व का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए अधिक अभिक्रियाशील है Mg, Zn CO3
CO3 के साथ अभिक्रिया किया, प्लस है माइनस है, ये प्लस है माइनस है, सर इसका प्लस इसका माइनस, क्योंकि Mg ऊपर था। आप कीजिए कैसा था, K था, Na था, उसके बाद Ca था, Mg था, उसके बाद एल्युमिनियम था, उसके बाद जिंक था। तो Mg ऊपर अगर लेवल ऊपर है तो रिएक्शन होगा MgCO3। यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 2 कट जाएगा और Zn अकल्य हो जाएगा, Zn अकल्य। इक्वेशन भी बैलेंस है। इससे याद रखेगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया से इससे रंग में परिवर्तन होता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा इससे रंग में बदलाव होता है। क्वेश्चन क्या कहेगा किस अभिक्रिया से रंग बदल जाता है, तो इस अभिक्रिया से रंग बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया, वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। प्लस माइनस को क्या कहते हैं, आयन बोलते हैं। जिसमें आयनों का अदला बदली होता है, आयनों का आदान प्रदान या अदला बदली प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मान लीजिए Na2SO4 प्लस BaCl2 है, बनेगा क्या, एक प्लस है माइनस, एक प्लस है माइनस, n के साथ Cl आएगा, n के साथ Cl आएगा, एक एक कट जाएगा और क्या Ba के साथ SO4 जाएगा, ये भी 2 2 कट जाएगा। इक्वेशन बैलेंस करना है तो Na2 है तो 2 लगा दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये हो गया द्विविस्थापन। याद रखिएगा ये जो होता है ये नमक है, नवल जल में क्या होगा, घुलनशील होगा। ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। जल में नमक को घोल दीजिए तो घुल जाएगा, घुलनशील। और क्या है ये BaSO4 ये है, इसका उजला अपक्षेप बच जाता है, उजला गाद के रूप में तली में बैठ जाता है। ये उजला अपक्षेप याद रखिए, उस रंग को पूछेगा उजला अवक्षेप याद रखिए। पूछेगा अवक्षेपण अभिक्रिया क्या समझते हैं, तो ये जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन में अवक्षेपण होता है, ध्यान रखिएगा। रहेगा किस अभिक्रिया में अवक्षेप करना होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में इसमें अवक्षेप करना होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। देखिए अगला लिख लीजिए अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जब यह होगा ये Na2SO4 जो दिए हैं द्विविस्थापन से अवक्षेपण करते हैं, BaCl2 दिए बना NaCl और प्लस BaSO4 यहाँ 2 लगाए, इक्वेशन बैलेंस था, ऊपर से छाप दिए। अब इसमें जो है उसमें अभिक्रिया में बचा है एक उष्माशोषी होता है, उष्माशोषी सोखने वाला, टानने वाला,
उष्मा जो ग्रहण करती है, सोखना मैंने ग्रहण करना, एक होता है उष्मा क्षेपी, इसमें उष्मा ग्रहण करना, इसका मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। वैसे रासायनिक अभिक्रिया ग्रहण करती है, यानी इसमें आवश्यकता होती है जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है। होती है कौन सी कहलाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। हो गया, अगला देखते हैं। उष्मा क्षेपी का, उष्मा क्षेपी, इसमें क्या उष्मा निकलती है, एक उष्मा जाती है जिसमें उष्मा शोषी है, जिससे उष्मा निकलती है उष्मा क्षेपी। वैसे रासायन जैसे में इसका शोषण है, जैसे इसका आदत है उष्मा क्षेपी शोषी है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या है, उष्मा सूरज का ताप आता है तो होता है। कैसे, इसका इक्वेशन लिख दिए। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, CO2 इसमें जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण, और क्या होता है, जल द्वारा लेता है, वायुमंडल से CO2 लेता है, और जल से कौन सी होता है, जल एवं खनिज लवण लेता है। ऊपर से सूर्य प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, और खाना उसी में बनेगा जो हरा होगा, यानी हरित लवक होगा। बनेगा क्या, खाना बनता है, उसको ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C द्वारा वो 6 होता है, ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन में O2 निकलता है। देखिए इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ कार्बन कितना 6 है, तो यहाँ कार्बन कितना 6 कर देंगे। हाइड्रोजन कितना है 12 है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ कितना कर देंगे 6 कर देंगे। इक्वेशन हो गया माना बैलेंस। इसमें वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिससे उष्मा निकलती है, उष्मा निकलती है, यह सर्किट होती है। आसान भाषा में निकली लिखिए, निकलती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में शोषण में क्या होता है, शोषण में पहले हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति को शोषण करते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, ये होता है इसका ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन को जोड़ना, ऊर्जा की प्राप्ति करना। इसका बैलेंसिंग में यहाँ गड़बड़ हो गया, लगता है ऑक्सीजन 6 होगा, क्योंकि 6 दूना 12 6 18, इधर 12 6 18। इसका समझिए, ये ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति कि निकलेगा, जब श्वास छोड़ेगा तो निकलेगा CO2, और उसमें जल वाष्प भी होगा H2O, और कितना 30.5 किलो कैलोरी जो होता है उसमें निकलती है। देखिए 6 है कार्बन, तो यहाँ 6 कार्बन देंगे, हाइड्रोजन 12 है, तो यहाँ 6 हाइड्रोजन देंगे, ऑक्सीजन गिनेंगे तो इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 6 दूना 12 6 18, इधर 6 है तो इधर 12 करना पड़ेगा, 2 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12 होगा। ये शोषण का इक्वेशन, प्रकाश संश्लेषण शोषण। इसका उल्टा कर दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए, ये इक्वेशन को यहाँ रख दीजिए तो ये होगा, और इक्वेशन को पलट दीजिए तो शोषण प्रकाश संश्लेषण। एक को याद कर लीजिए, उसके बाद पलट दीजिएगा, ये हो गया शोषण प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन। आइए बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्या बात करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो
तो कुछ नहीं होता, ये सब पढ़ चुके हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, जब अभिकारक उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तो उसको क्या, जैसे इधर कार्बन 6 है तो इधर कार्बन 6 है, इधर हाइड्रोजन 12 है तो ये हाइड्रोजन 12 है, तो इसको क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझते हैं क्या परिभाषा होगा? परिभाषा होगा वैसी रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पाद में, अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इसके बाद है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 10 मिनट में लगभग चैप्टर का द एंड हो जाएगा। अब पूरा चैप्टर इस प्रकार रिवीजन आप कर लीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से, तो इस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है पहले समझते हैं। मान लीजिए mg है और 2 जोड़ें, समीकरण बैलेंस के लिए mgO बनाएं, यहाँ 2 से 2 कट गया, इसको संतुलित करें, यहाँ 2 संतुलित करें। 2 इंटू mg भाग जो होता है द्रव्यमान है तो धनभार 24 होता है। 24 में कितना हो गया 48 हो गया। इधर कितना ऑक्सीजन का 16 आता है, 16 गुना कितना हो गया 32 हो गया। इसको 2 इंटू mg मान 24 और प्लस इसका मान 16, 2 इंटू 16 24 कितना हुआ 40, 40 ना 80, इधर कितना जोड़ के 48 32 तक है तो 80। यानी किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण है इसमें अभिकारक इधर भी 80 आया, इधर भी कितना है 80 आया। तो किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। परिभाषा लिखिए, किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए, संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए उत्तर अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, बराबर होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, इसके बाद ये एग्जाम्पल जैसे में इसको उतार लेना, जैसे में इसके नीचे जैसे इसको उतार लेना। उसके बाद हमारा टॉपिक है संक्षारण और विकृत घनत्व। दो टॉपिक है, देख लेते हैं अच्छा से। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण, संक्षारण टॉपिक है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी धातु, जब कोई भी धातु जब ऑक्सीजन और जल वाष्प से अभिक्रिया करता है तो उसको मजबूती में कमी आती है, जिसको क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैक लगना समझिए,
क्या कहें, कोई भी धातु जब ऑक्सीजन और जलवाष्प से संयोग करता है, अभिक्रिया करता है, तो उसका मजबूती में कमी आती है, जिसे कौन सी कहते हैं, संक्षारण। जब कोई भी धातु जल एवं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो उसके मजबूती में कमी आती है, जिसे संक्षारण कहा जाता है, जिसे संक्षारण कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आता है, संक्षारण के रोकने का उपाय क्या है। ध्यान रखिए, संक्षारण के रोकने का उपाय, देखते हैं संक्षारण के रोकने का उपाय। जंक नहीं लगना चाहिए, इसे रोकने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो जंक नहीं लगना चाहिए, इसके लिए पेंट कर देते हैं, क्योंकि पेंट में उसमें प्लास्टिक घुलनशील होता है, ताकि पानी और वायु को आने जाने दे और जंक से संक्षारण से बच जाए। पहले क्या करते हैं, धातु को पेंट कर देते हैं, पेंट करके दूसरा क्या करते हैं, तेल या ग्रीस लगा दीजिए, तब भी पानी या वायु वहाँ नहीं जाएगा। तेल या ग्रीस लगाकर एक होता है यसद लेपन, जिन जस्तीकरण, जस्ता की परत चढ़ाकर, जस्ता को जो होगा उसको कुछ नहीं होगा, जस्ता की परत चढ़ाकर, यानी इसको कहते हैं जस्तीकरण द्वारा। देख लेंगे जस्तीकरण में क्या होता है, इतना देख लेंगे। तो संक्षारण से बचाव के तरीका, जस्तीकरण देख ही लेते हैं, क्या क्वेश्चन आता है। जस्तीकरण का मतलब क्या है, यसद लेपन भी इसको कहते हैं, यसद लेपन, या इसको क्या कहते हैं, यसद लेपन, या इसको कहते हैं जस्तीकरण, यसद लेपन, या गैल्वेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ, किसी भी धातु को जंग से बचाने, संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने को यसद लेपन, जस्तीकरण कहते हैं। किसी भी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता या जिंक की पतली परत चढ़ा देना, जस्तीकरण कहलाता है। देखते हैं, एक होता है एनोडीकरण। क्या होता है, एनोडीकरण। देखते हैं, जब एल्युमिनियम का बर्तन लाते हैं तो उसमें कुछ चिन्ह ऐसे दिखाई देता है, लेकिन 2-4 दिन बाद वो क्या हो जाता है, हट जाता है। समझते हैं क्यों। जब एल्युमिनियम खुली वायुमंडल में रखा जाता है तो एल्युमिनियम में क्या, जब एल्युमिनियम को खुली वायुमंडल में रखा जाता है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, इससे संयोग करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। कैसे, इसका 3 है, इसका 2 है, तो इसका 2 यहाँ जाएगा, इसका 3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका बैलेंस करेंगे तो 3 और 2 गुत्तम लगन 6, ऑक्सीजन को यहाँ 6 बनाएंगे, यहाँ भी 6 बनाएंगे, एल्युमिनियम कितना हो गया, 4। ये तो हो गया। इसी को कहते हैं कि एनोडीकरण।
समझिए, जब एल्युमिनियम को खुले वायुमंडल में रखा जाता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और अपने ऊपर एक ऑक्साइड का परत जमा लेता है, जिसे कौन सी कहते हैं, एनोडीकरण। इसके कारण ही वो चिन्ह मिट जाता है। क्या कहें, जब एल्युमिनियम को खुली वायुमंडल में रखा जाता है तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपने ऊपर ऑक्साइड का एक परत चढ़ा लेता है। ऑक्साइड का एक परत जमा लेता है। इसे एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण कहते हैं। इसे एनोडीकरण कहते हैं। समीकरण लिखिए, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से चयन करिए, Al2O3 बना दिया। इसका यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2 ऐसा करके बैलेंस करें, समीकरण आपको आगे होगा। अंतिम टॉपिक है विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता। विकृत हमने खराब, किसी का चेहरा मैंने मार के बिगाड़ दिया, उसको विकृत गंधिता में खराब गंध आना। कब आएगा, समझते हैं बात को। जब तेल युक्त पदार्थ, क्या कहें, तेल जिसको कहते हैं वसा युक्त पदार्थ को खुले वायुमंडल में रखा जाता है तो ऑक्सीजन से संयोग करके उसका गंध बदल जाता है, उसका स्वाद भी बदल जाता है, सड़ जाता है, सड़ा हुआ बदबू भी आने लगेगा और स्वाद भी बदल जाएगा। तो इसी स्वाद को बदलने या गंध को बदलने को कहा जाता है विकृत गंधिता। समझिए पूरा परिभाषा क्या होगा। जब तैलीय या वसायुक्त पदार्थ को वायुमंडल में रखा जाता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपने स्वाद और गंध में परिवर्तन कर लेता है, जिसे कौन से कहते हैं, विकृत गंधिता कहा जाता है। समझ गए, लिखते हैं परिभाषा पहले। परिभाषा क्या बोले, जब कौन पदार्थ, जब तैलीय यानी तैलीय या वसायुक्त, वसा मैंने घी या कुछ है, वसा युक्त पदार्थ को खुली वायुमंडल में रखा जाता है तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपने स्वाद और गंध में परिवर्तन कर लेता है। स्वाद और गंध में परिवर्तन कर लेता है। जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं। समझ गए होंगे विकृत गंधिता क्या बोले। तैलीय वसायुक्त पदार्थ को वायुमंडल में छोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और स्वाद और गंध में परिवर्तन कर लेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पूछता है
चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर जाती है क्यों? चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्यों? तो ध्यान रखिएगा, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन जो होती है कम अक्रियाशील गैस होती है। कम अक्रियाशील में अभिक्रिया कम करेगा तो खराब देर में होगा। समझ रहे? अभिक्रिया कम करेगा, खराब क्या होगा? देर में होगा। इसलिए इसमें ऑक्सीजन बढ़ते जाएगा तो उससे ऑक्सीकरण होकर उसको खराब कर देगा। चिप्स के पैकेट में लिखेंगे, यदि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन जैसे क्रियाशील गैस भरी जाएगी तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर खराब हो जाएगी। मान लीजिए चिप्स है, वो क्या होगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाएगी। इस सामान को, चिप्स के अंदर के सामान को खराब होने से बचने के लिए चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन जैसे कम क्रियाशील गैस भरी जाती है। गैस भरी जाती है। क्या क्वेश्चन बताएं? क्वेश्चन बताएं कि ऑक्सीजन अगर भर देंगे तो ज़्यादा क्रियाशील है, जल्दी खराब हो जाएगा। नाइट्रोजन भरेंगे, कम क्रियाशील है, देर में खराब होगा, इसलिए नाइट्रोजन भरी जाती है। पूरा इस जो है रासायनिक समीकरण पूरा चैप्टर लगभग 50-52 मिनट में हम कंप्लीट किए। इसको 1-2 बार देखिए, एग्ज़ाम का कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का भी भला हो, आप मेरा भी उत्साह बहुत बढ़े, ताकि अगला चैप्टर का 1 शॉट सेम इसी पैटर्न पर 1 घंटा के अंदर हर एक चैप्टर का 1 शॉट आपके पास उपलब्ध करा सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।